हेलो एवरीवन। हमारे साथ जुड़ रही हैं इस साल की गर्ल्स टॉपर रही रैंक नंबर 6 मोनिका श्रीवास्तवा। मिस मोनिका, वेलकम टू आवर चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड यू हैव सिक्योर्ड रैंक नंबर 6 थैंक यू सो मच। द कोर्स। ये बचपन का ड्रीम था आपका सिविल सर्विस एग्जाम देना या फिर आपने बाद में डिसाइड किया? देखिए शुरू से थोड़ा था ओरिएंटेशन सिविल सर्विसेज को लेकर। लेकिन 11th 12th में जब पढ़ाई करनी शुरू की तो आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया और फिर बीटेक करने आईआईटी गुवाहाटी चली गई। वहां पर थोड़ा सा ट्रैक लूज किया। उस टाइम कंफ्यूजन था कि सिविल सर्विसेज में जाना है या नहीं। फिर जॉब भी ज्वाइन कर ली। जब लॉकडाउन में वापस आई औरंगाबाद, जब 2 साल यहाँ रहा, आसपास देखा कोविड के टाइम पर कितनी डिफिकल्टीज होती हैं और पब्लिक सर्विस कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो अंदर से जो जज्बा था शायद वो फिर से जग उठा जो ऑलरेडी था कहीं ना कहीं। तो डिसाइड किया कि एक बार एक ट्राई करके देखती हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका? हाँ जी, मेरी प्राइमरी एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल औरंगाबाद से हुई। वहां तक मैंने क्लास 10 तक पढ़ाई की। फिर 11th 12th बंसल क्लासेस कोटा से आईआईटी की तैयारी की। वहीं पर स्कूलिंग भी की। फिर आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन लिया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। 2016 में ग्रेजुएट हुई और फिर चेन्नई में जॉब कर रही हूँ तब से। आपको कैसा फील हो रहा है बीपीएससी एग्जाम में टॉप रैंक लाने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। जब एग्जाम दे रही थी तो बस होता गया। पीटी पहले क्लियर हुआ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर मेंस क्लियर हुआ तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया। तो जैसे जैसे एग्जाम के स्टेजेस आते गए वैसे वैसे बस प्रिपेयर करके देती गई। बट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी रैंक होगी या गर्ल्स टॉपर हो जाऊंगी। ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। इट टुक मी अ व्हाइल टू एक्चुअली एक्सेप्ट दैट आई हैव एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर बीपीएससी। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। प्राइवेट सेक्टर से सिविल ब्यूरोक्रेसी में आना आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? आ, देखिए चैलेंजिंग थोड़ा बहुत होगा, उसके लिए शायद मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी हूँ। जब मैंने एग्जाम देना शुरू किया तो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि आई हैव टू डू दिस ट्रांजिशन। थोड़ा वर्क कल्चर का आई थिंक थोड़ा नहीं काफी डिफरेंस होता है प्राइवेट में वर्सेस पब्लिक सेक्टर में। बट अगर पब्लिक सर्विस करनी है तो आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द जॉब एंड आई एम रेडी टू टेक अप दैट चैलेंज। तो जरा व्यूअर्स को बता देते हैं, आप आपके करेंट जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ बताएं मोनिका। जी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में की है। तो उस मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब लिया था चेन्नई में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। अ, अभी फिर एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद इन द कंपनी मेरा प्रमोशन हुआ एंड करंटली मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल पर हूँ। मेरा बेस लोकेशन चेन्नई है। ओके। तो आईआईटीएन होने के बाद फाइनेंस सेक्टर में आप इतनी हाई इनकम अर्न कर रही होंगी, फिर क्यों आप इस एग्जाम की तरफ आए? आपको किस चीज ने ट्रिगर किया? जी, मॉनेटरी फैक्टर अकेला रोल प्ले नहीं कर सकता हमारी जॉब के लिए इन द लॉन्ग टर्म। तो आई वुड से मॉनेटरी रीजन तो बिल्कुल ही नहीं था। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, जब मैं यहाँ 2 साल लॉकडाउन में रही तो मुझे आसपास के लोगों से काफी इंस्पिरेशन मिली, स्पेशली मेरे सिबलिंग्स जो कि सारे डॉक्टर्स हैं। तो उनको देखा कि वो किस तरह से कॉमन पब्लिक की हेल्प कर पा रहे हैं और मैं वो करने में असमर्थ थी। तो मैंने ऑप्शंस देखे कि किस किस चैनल के थ्रू मैं पब्लिक सर्विस कर सकती हूँ एंड आई थिंक बीपीएससी वाज वन ऑफ द चैनल्स ओपन फॉर मी। इसलिए मैंने ट्राई किया। ओके। तो ऑनेस्ट होना और प्रेशर में नहीं आना, इसके लिए एक ब्यूरोक्रेट को क्या करना चाहिए? जी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ऑनेस्ट रहे और प्रेशर में नहीं आए। दैट इज पार्ट ऑफ योर जॉब। तो जो आप करते रहे वो जैसा जो आपकी जॉब डिमांड करती है आपको बस वही करते रहना है। उसके अलावा आसपास का थोड़ा बहुत प्रेशर शायद हर जॉब में होता है, वो ब्यूरोक्रेट हो या फिर वो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तो एक वो मैनेजमेंट होना या मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना उस चीज के लिए, दैट वुड हेल्प। और ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट अगर रहेगा तो बड़े से बड़े चैलेंजेस को हम टैकल कर सकते हैं। अच्छा, बीपीएससी एग्जाम के एस्पिरेंट्स को प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप?
जी जी देखिए, प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन जो होता है वो थोड़ा बहुत डिफर करता है। हालांकि जो पूरी तैयारी होती है वो इंटीग्रेटेड तरीके से ही करनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए मैंने घटना चक्र लिया था हर सब्जेक्ट का। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे ज्यादा फोकस करना होता है प्रीलिम्स में, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, उसके काफी क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो स्टैटिक पार्ट था, तो उस पे मैंने अपनी पकड़ बना ली कि ये इतना तो मैं स्कोर कर सकती हूँ। और वो भी एक टेंडेंसी होती है बीपीएससी में, थोड़े रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस मैंने पकड़ लिए, जैसे 1857 पे एक क्वेश्चन आना ही है, संथल पे आएगा, मुंडा रिवोल्ट पे आएगा। तो वो मैंने 10 साल के पेपर सॉल्व किए थे, तो उससे थोड़ा आइडिया मिल गया पहले। मतलब तैयारी स्टार्ट करने के पहले यू नीड टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उससे पता लगेगा कि तैयारी को किस डायरेक्शन में ले जाना है। और पीटी के लिए जैसा मैंने कहा, घटना चक्र आती है, ज्योग्राफी की लगाई थी मैंने, पॉलिटी की लगाई थी, और मॉडर्न हिस्ट्री की लगाई थी। साइंस की भी थोड़ी बहुत लगाई थी। साइंस के लिए मोस्टली ल्यूसेंट का हेल्प लिया था। साइंस में ज्यादा इशू नहीं हुआ क्योंकि आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड। तो मुझे बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ब्रश अप करने पड़े। और पीटी में एक मैथ्स का सेक्शन होता है, आई थिंक 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। उसमें मुझे पता था क्वेश्चंस देखकर कि ये मैं कर लूंगी, क्योंकि वो बहुत एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पूछते हैं, वो बेसिक मैथ्स होती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जो स्टैटिक पोर्शन है, मैं वही बोलूंगी कि उस पे फोकस कीजिए। तो 100+ स्कोर तो आ जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि बिहार के करंट अफेयर्स का कोई इंग्लिश मीडियम में सोर्स ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन मैंने कुछ कुछ चैनल्स की हेल्प ली थी। जैसे कि एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल है, एक देव सर की एक चैनल है। इन दो चैनल्स की मैंने हेल्प ली, तो वो काफी हेल्पफुल रहा। थैंक यू। और इसके बाद भी कुछ आप करना चाहती हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बीपीएस एग्जाम में टॉप रैंक ले आई आप, और इसके बाद भी आपके लाइफ में कुछ एम है? अभी तो लॉन्ग टर्म का नहीं पता, बट अभी फिलहाल तो जो भी आगे करूंगी वो बिहार में ही रहकर करना है। बाहर रहने के बाद ये रियलाइज हुआ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिहार के लोग बिहार को सपोर्ट करें। सो आई हैव टेकन सो मच फ्रॉम बिहार, आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू गिव इट बैक टू पीपल ऑफ बिहार। तो मैं बीपीएससी में रहूं या मैं यूपीएससी का भी हो सकता है ट्राई करूंगी। तो उसमें भी मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि मैं बिहार में रह के, बिहार के लोगों के बीच में रह के उनके लिए कुछ कर पाऊं। और पिछले क्वेश्चन में एक्चुअली मेंस का पार्ट थोड़ा रह गया। मैंने पीटी के बारे में बताया, मेंस में के लिए मैंने ऑप्शनल पे बहुत फोकस किया था। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लगा लिए थे, और स्टैंडर्ड आंसर्स मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिए थे, ताकि वहां जाकर के मुझे सोचना नहीं पड़े कि मुझे क्या लिखना है। सिमिलरली आपका यही ऑप्शनल क्या था? मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शन था। यस, तो तो उसमें आपने उसके लिए तैयारी प्रीवियस ईयर पेपर से की? जी प्रीवियस ईयर पेपर्स और कुछ मॉडल आंसर्स थे। देव सर के मॉडल आंसर्स मैंने रेफर किए थे इकोनॉमिक्स के लिए। और एक जीएस 1 में सेक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो 72 मार्क्स का होता है। उसमें मुझे पता था कि मैं फुल स्कोर कर ही लूंगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस देखकर एक रफ आइडिया मिल गया था कि ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले जीएस 1 में वही क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट भी किए थे, और बहुत ध्यान से अटेम्प्ट किया था, और उसमें मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था जब मैंने आकर वापस से आंसर टैली किया। तो वो आपको पता है कि वो आप 72 मार्क्स अपने हाथ में रख सकते हैं, उस पर फोकस करने की जरूरत है। करंट अफेयर्स का सेक्शन थोड़ा सा टफ लगा था मुझे, लेकिन मैंने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए थे, चाहे वो जीएस 1 हो, जीएस 2 हो, या ऑप्शनल हो। कुछ कुछ क्वेश्चंस में उतना आइडिया नहीं भी था, फिर भी मैंने जो उसमें कीवर्ड्स थे उनको डिफाइन कर दिया, या कुछ फ्लो चार्ट बना दिया। तो आई थिंक वो एक प्लस पॉइंट रहा मेरा। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीपीएससी के एग्जाम के लिए आपने किस तरह की कोचिंग या क्लास ली? मैंने ऐसा कोई कोचिंग या क्लास ज्वाइन नहीं की थी। जैसा मैंने कहा, पीटी के लिए मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स को रेफर किया था, और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। आई थिंक दृष्टि का ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज, बट उसमें भी मैंने ज्यादा टेस्ट लगाए नहीं थे। मोस्टली फोकस मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रहा, और घटना चक्र से ही क्वेश्चंस मैंने सारे प्रैक्टिस किए थे। मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन नहीं की थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक कॉपी बना ली थी, और उसी कॉपी में स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर कर लिए थे। इंटरव्यू के लिए मैंने सीएमई का एक ऑनलाइन मॉक ज्वाइन किया था। उसमें शायद 3 मॉक इंटरव्यूज थे, बट मैंने एक ही दिया था, वो भी ऑनलाइन दिया था। तो मॉक के लिए भी मैं ज्यादा मिरर प्रैक्टिस करती थी, और अपनी फैमिली से डिस्कस करती थी, अपने फादर से डिस्कस करती थी, तो एक कॉन्फिडेंस आता था कि आप पूछ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, वो प्रैक्टिस करती थी। अपनी सक्सेस के लिए आप किसको क्रेडिट देती हैं?
जी एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, किसी एक का नाम ऐसे शायद नहीं ले पाऊंगी। मेरे मम्मी पापा, स्पेशली मेरे भाई बहन, मेरे छोटे मामा हैं कमल किशोर, फिर एक मेरे ट्यूशन टीचर हुआ करते थे जिन्होंने मुझे 10th तक पढ़ाया है, नरेंद्र पांडे सर, और मेरे कुछ दोस्त हैं, और जैसा मैंने कहा कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, इन सबको क्रेडिट देना चाहूंगी। थैंक यू। और अधिकतर एस्पिरेंट्स के मन में एक धारणा सी बन गई है कि बिना कोचिंग के आईएएस या पीसीएस के एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपकी क्या एडवाइस है इस बारे में जी एस्पिरेंट्स के देखिए, लिए? कोचिंग लेना नहीं लेना एक बहुत पर्सनल चॉइस है। आप अगर चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए तो उसमें ऑब्वियसली कोचिंग आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी कवर की हुई है और आपका एक बेसिक फाउंडेशन बन गया है तो आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोचिंग से उतनी हेल्प शायद नहीं मिलती है मुझे, क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया तो मुझे पता नहीं है, हो सकता है हेल्प बहुत लोगों को मिलती भी है। मेरे हिसाब से कोचिंग की हेल्प डेफिनेटली ले सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए सबको, वेदर ऑप्शनल का करें या पीटी का करें या जीएस के लिए करें। सिमिलरली कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं मॉक इंटरव्यूज के लिए, वहां भी हेल्पफुल हो सकते हैं, बट एज अ कोर्स, पूरा कोर्स करने के लिए आई 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 विल नॉट रिकमेंड एनीबडी टू ज्वाइन कोचिंग। आप डेली एवरेज कितने आवर्स स्टडी कर पाती अपने वर्किंग आवर्स के अलावा? जी मैं वर्किंग थी तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरी जॉब जो है वो 9 to 5 की है। सुबह जल्दी उठ करके 2-3 घंटा मैं निकाल लेती थी, स्पेशली सुबह न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए मैंने डेडिकेट कर रखा था। 2 घंटे मैं इफेक्टिवली निकाल पाती थी सुबह 9 बजे से पहले, और फिर 5 बजे के बाद मैं 5 से 6 घंटे निकाल लेती थी। तो ऑन एन एवरेज मेरी 6 से 7 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। मेंस के टाइम पर मैंने थोड़ी बहुत छुट्टी ली थी और वीकेंड्स पे ज्यादा स्ट्रेच किया था, तो 10 से 12 घंटे पढ़ लेती थी। इतना टाइम निकाल पाती थी आप? जी थोड़ा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए, और बहुत मेंटली बहुत प्रिपेयर करना पड़ा खुद को, बट टाइम मैनेजमेंट मैंने अपनी मम्मी से सीखा है मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी खुद भी एक वर्किंग वुमन है एंड शी इज अ हेडमिस्ट्रेस इन प्राइमरी स्कूल। तो उनसे मैंने देखा है कि वो किस तरह से स्कूल का भी सारा काम संभालती हैं और घर का भी पूरा काम संभालती हैं, और मेरे हिसाब से घर का काम संभालना इज मच मोर चैलेंजिंग देन एनी अदर थिंग। तो जब वो घर का काम संभाल सकती हैं तो मैं जॉब के साथ साथ एग्जाम प्रिपरेशन क्यों नहीं कर सकती। तो वो एक डे टू डे बेसिस पे मम्मी से इंस्पायर होती थी बहुत। और फोकस को कितना इसेंशियल मानती हैं आप एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी में? जी फोकस इज द की। अगर आप बिना फोकस के किसी भी एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिना फोकस के तैयारी करने का कोई शायद कोई रिजल्ट नहीं दिखे। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका हार्ट पूरा होना चाहिए, एज एन 100% डेडिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। और इट्स डिफिकल्ट। मेरे केस में क्या हुआ, 11th 12th में मैंने काफी फोकस के साथ पढ़ाई की थी, फिर मेरा बीच में ब्रेक आ गया। तो वो फोकस को वापस से लाने के लिए, वो लॉन्ग सिटिंग आवर्स मेंटेन करने के लिए मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा शुरू शुरू में, क्योंकि मुझे ब्रेक्स लेने की आदत थी या लगातार बैठने की आदत नहीं थी, या फोकस सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर लूंगी, उससे थोड़ी हेल्प मिली। बट वो भी बहुत पर्सनल चॉइस है, सोशल मीडिया कुछ लोगों को हेल्प करता है, मेरे केस में आई थॉट कि शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ सोशल मीडिया से, तो उस तरह से मैंने अपने फोकस पे थोड़ा काम किया। फोकस इज द की। और प्रिपरेशन के टाइम जब कभी भी आपका फोकस ब्रेक होता था तो क्या कुछ करती थी आप इसके लिए? जी ऐसा बहुत बार होता है प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टाइम चला। दिसंबर 2020 में मैंने पीटी दिया था और अभी ऑलमोस्ट 2022 आधा हो चुका है, तो बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है ऐसे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो एक होता है टेंडेंसी कि आप थोड़ा सा लूज करो पेशेंस, या फिर कुछ कुछ टाइम पर ऐसा होता था कि बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता था। तो मैं अपने पापा से बैठकर बात करती थी, उनसे डिस्कस करती थी, वो काफी मोटिवेट करते थे। अपने छोटे भाई से बैठकर बात करती थी, या फिर मैं वर्कआउट एक्सरसाइज ये सब में मैं शुरू से थोड़ा एक्टिव रही हूँ। तो अगर पढ़ने में मन नहीं लगता था तो मैं 1 घंटे वॉक पे चले जाती थी, 1 घंटे जॉगिंग कर लेती थी, उससे फिर वापस आती थी तो थोड़ा रिचार्ज फील करती थी। और एक और धारणा रही है कि बचपन से जो स्टडीज में बहुत तेज रहते हैं ऐसे ही बच्चे सिविल्स एग्जाम को क्रैक करते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये अगर आपने 2 साल या 1 साल जितनी भी पढ़ाई की है सिविल सर्विसेज के लिए, अगर वो फुल फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ की है, तो नो मैटर वो एवरेज बच्चा था या टॉपर था, वो
कर ही लेगा, वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, और नहीं भी करता है तो बहुत सारे ऑप्शंस और भी होते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस एग्जाम में, अगर आपने पूरी तरह से हार्डवर्क किया है, तो आप कैसे कैसे कैंडिडेट स्कूल में, आई थिंक वो मैटर नहीं करता। जो एस्पिरेंट्स बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहती हैं आप सफल होने के लिए? जी, उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज आज के दौर में सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। अगर आप सिलेबस देखो और इंटरनेट का यूज करते हैं अगर आप लोग, तो आई थिंक बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं। तो उतने सोर्सेज को देखकर कंफ्यूज ना होने के लिए, जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं वो सोर्सेज फिक्स होने चाहिए। उसी को बार बार रिपीट करते रहिए, उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेट, आजकल के टाइम पर इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मोस्टली पढ़ाई अपने इंटरनेट के थ्रू ही की है। तो एक पॉजिटिव यूज कर सकते हैं इंटरनेट का, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और करंट अफेयर्स की जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए? जी, करंट अफेयर्स मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि मैं उतना अपडेटेड रहती नहीं थी। मैं यूजुअली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, बट बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ मैंने शुरू में नहीं पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद मैंने कुछ चैनल्स फॉलो किए करंट अफेयर्स के लिए, जो जो हेल्पफुल रहे, कुछ मैगजीन्स भी पढ़ी। बट आई थिंक मेरे लिए पीटी में सबसे चैलेंजिंग करंट अफेयर्स ही रहा है, और मेरे मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ही गलत हुए थे, स्पेशली बिहार करंट अफेयर्स के। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो वाला सेक्शन प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। मैंने उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, तो मैं शायद सोर्स उतने बता नहीं पाऊंगी। बट मैगजीन्स आते हैं मंथली वाले, वो आप बिल्कुल किया कीजिए। डेली क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मेंस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या क्या सोर्सेज रेफर किया था? जी, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है, वो मैं पढ़ती थी। बट जीएस 1 में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड थे, तो वो बाउंसर गए थे थोड़े क्वेश्चंस, वो समझ में नहीं आया कहाँ से कैसे फ्रेम करूं। लेकिन जो भी क्वेश्चन, जैसे एक इंडिया और ईयू पे क्वेश्चन था, तो उसमें जितना भी मुझे कॉन्टेक्स्ट पता था कि पहले क्या हुआ है, अभी क्या चल रहा है, वो मैंने कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया था। तो हो सकता है पार्शियल मार्किंग हुई होगी उसमें। बट ऐसे मोस्टली विजन के मंथली अफेयर्स को ही मैं रेफर करती थी। जी, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए भी इकोनॉमिक ऑप्शनल ऑप्ट करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा था? जी, कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल में लिस्ट में है ही नहीं, तो वो रूल आउट हो गया था मेरा। और शायद होता भी तो मैं सेकंड थॉट देती कि क्या जो सब्जेक्ट मैंने 4 साल लगाए पढ़ने में, वो मैं 1 साल में कवर कर पाऊंगी वापस। तो मुझे कंप्यूटर साइंस एज एज अ सब्जेक्ट भी थोड़ा शुरू से चैलेंजिंग लगा है। तो एक था कि ह्यूमैनिटीज का कोई कोर्स अगर लेना है तो मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे कोर्सेज होते हैं फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल दिस ह्यूमैनिटीज कोर्सेज, मुझे काफी एफर्ट लगाना पड़ता था। तो जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया तो मुझे इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया। मैंने 11th और 12th की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू किया था। उसमें थोड़े बहुत ग्राफ्स देखे और थोड़ा न्यूज़पेपर से रिलेट कर पाई कि किस तरह से इन्फ्लेशन होता है, कैसे एक्सचेंज रेट कैसे वो होता है, चेंज होता है आजकल डे टू डे बेसिस पे। तो मुझे थोड़ा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने ले लिया। अगर कोई एस्पिरेंट ऑनलाइन प्रिपेयर करना चाहे, तो क्या वो ऐसे करके सक्सेसफुल हो सकता है, मतलब ऑफलाइन कोचिंग के बिना या ऑफलाइन सोर्सेज के बिना? जी, बिल्कुल हो सकता है। मैंने जितनी भी तैयारी की है वो ऑनलाइन ही की थी। ऑफलाइन, क्योंकि औरंगाबाद में ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है भी नहीं, और मेरे पास टाइम भी नहीं होता था कि मैं ऑफलाइन जा करके और फिर वापस आकर के, मतलब वो कम्यूट का टाइम हो या बाकी टाइम मैं बचा सकती थी ऑनलाइन तैयारी करके। तो डेफिनेटली ऑनलाइन अगर आप तैयारी करना चाहो तो देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज ऑन इंटरनेट। आप बस उसमें से फिक्स कर लो कि आपको कौन कौन से सोर्सेज रेफर करना है। और अच्छा, सक्सेस की इस जर्नी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे और कैसे आपने इस जर्नी को आसान बनाया? जी, ओवरऑल जर्नी बहुत टायरिंग होती है, बहुत लंबी होती है। तो फैमिली का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं चेन्नई रहकर शायद प्रिपेयर करती तो हो सकता है शायद इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाती, बट मैंने फैमिली के साथ रह के प्रिपेयर किया है। वो चाहे मेरा मूड ऑफ हो या थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील करूं, तो मैं उनके साथ आकर बैठ जाती थी। उनसे बात करके ही एक अलग तरह का एनर्जी फील होता था। तो उससे एक हेल्प हुआ। और आसान करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि मैंने थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करने शुरू कर दिए थे, योगा करना शुरू किया था, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करती थी, एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी। तो इस तरह से थोड़ा इजी हो गया। और म्यूजिक बहुत सुनती हूँ, तो दैट ऑल्सो मेड माई जर्नी इजी।
अच्छा, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? वो कैसे तैयारी करें इसके लिए, क्योंकि उनको टाइम कम मिल पाता है, तो वो टाइम मैनेजमेंट के लिए वो लोग क्या करें? जी, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होता है, बट मैं ये एक एडवांटेज भी आप देख सकते हैं बट वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कि उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं। मैं आप कंपेयर करो वर्किंग वर्सेस नॉन वर्किंग के पास, नॉन वर्किंग के पास दिन के शायद 15 घंटे होते हैं और उस 15 घंटे के में उनको पढ़ाई करनी होती है, बट मुझे पता था कि मेरे पास इतने ही घंटे 9 to 5 मैं नहीं रह सकती हूँ। तो मैं जितना टाइम बचता है मुझे उसमें प्रोडक्टिव रहना है, इफिशिएंट रहना है। तो वो एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि मेरे पास एक रीजन था कि क्यों मुझे फोकस रहना है, क्योंकि मैं उस टाइम पे फोकस नहीं रह सकती हूँ, उस टाइम पे मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं ये बोलूंगी कि आप एक्चुअली एडवांटेज ले सकते हैं वर्किंग होने का बाय बीइंग मोर प्रोडक्टिव। और मेंस के जीएस एग्जाम के लिए आपने कैसी प्रिपरेशन शुरू की थी? जीएस के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स का यूज किया था, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम यूज किया था, बट अपने मैंने नोट्स बनाए थे क्योंकि वो बुक बहुत मोटी है, तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से शॉर्ट नोट्स बनाए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया था, क्योंकि पॉलिटी में और हिस्ट्री में दोनों में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में या आर्ट एंड कल्चर में रिपीट होता है, मॉडर्न आर्ट रिपीट होता है, या फिर पटना कलाम पेंटिंग्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पे मैंने एक कॉपी बनाई हुई थी, उसमें मेरे पूरे एग्जैक्ट आंसर्स बनाए हुए थे कि ये आंसर, जैसे अगर क्वेश्चन आया मॉडर्न आर्ट पे तो मुझे ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है आंसर। तो और वो मैं बार बार रिवाइज करती रहती थी। उसी तरह से पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे गवर्नर या प्रेसिडेंट पे एक क्वेश्चन आएगा कि वो रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, कंसर्न्स क्या है, तो या इलेक्शन कमीशन पे एक क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से मैंने स्टैंडर्ड आंसर्स प्रिपेयर कर लिए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वैसा कोई सोर्स रेफर किया नहीं था, मेन 365 आता है विजन का, वो रेफर किया था। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे और थोड़े कंसेप्ट को ब्रश अप किया था। उसके बाद इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल था, तो उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत पड़ी नहीं। जी। अच्छा, बिहार स्पेशल के रेफरेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए आपने कुछ स्पेसिफिक सोर्स को रेफर किया था क्या? जी, एक वेबसाइट आती है शायद, क्रैकिंग सिविल सर्विसेज पॉइंट पॉइंट कुछ करके एक वेबसाइट थी, उसमें वो लोग मॉडल आंसर्स देते थे, तो उसको मैंने, उसमें फैक्ट्स रहते थे कुछ कुछ। और बिहार के लिए मैंने बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इनसे बहुत डेटा पॉइंट उठाए थे, और ये डेटा पॉइंट्स मैंने हर जगह यूज किया था। मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में नहीं यूज किया था, और भी करंट अफेयर्स में मैंने यूज किया था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको बिहार से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे जरूर एक बार देखें। और एक बुक आती है बिहार स्पेशल, ब्लू कलर की एक बुक होती है, वो मैंने पढ़ा था, जनरल नॉलेज की एक बुक है। इंटरव्यू के लिए मैंने बिहार लैंड पीपल एंड इकोनॉमी करके एक बुक थी, वो रेफर किया था। हालांकि उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट इट्स अ गुड बुक। मतलब अगर आपको बिहार के बारे में जानना है तो इट्स वर्थ रीडिंग। तो ये सोर्सेस थे मेरे। जी। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कुछ क्वेश्चंस बता सकती हैं, जो कुछ क्वेश्चन शेयर कर सकती हैं आप व्यूअर्स के साथ में, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे गए? जी, इंटरव्यू के लिए आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा टाइम मिला था प्रिपेयर करने का। पीटी के लिए तो 1 महीने का शायद टाइम लिया था, और बीपी वो मेंस के लिए 1 महीने पहले नोटिफिकेशन ही आया था। तो सबसे ज्यादा टाइम इंटरव्यू के लिए मिला था मुझे। तो मैंने जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो मेरे एप्लीकेशन से, जैसे प्रेफरेंस ये क्यों दिया, एजुकेशन यहाँ से था तो वहाँ उस जगह के बारे में पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल गुवाहाटी के बारे में पूछ सकते थे, चेन्नई के बारे में पूछ सकते थे। तो वो सब के आसपास मैंने जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने ऑलरेडी उनके आंसर्स प्रिपेयर कर लिए थे। उसके अलावा कुछ अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस ये सब पे प्रिपेयर किया था। हॉबी के बारे में यूजुअली लोग स्टैंडर्ड हॉबीज बोलते हैं, जैसे पेंटिंग या गार्डनिंग। मेरे पास वैसा कुछ था नहीं बोलने के लिए, और मैं कुछ ऐसे फॉल्स हॉबीज बनाना नहीं चाहती थी। मेरे पास था कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं उसी के अराउंड बोल सकती हूँ। तो उन्होंने मुझसे हॉबी पूछा था, जब मैं गई तो उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। चेयरमैन सर ने पूछा आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने यही आंसर दिया था कि सर मेरी स्पेसिफिक हॉबी नहीं है, बट मैं वर्कआउट या एक्सरसाइज करना प्रेफर करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि दिस इज ऑल्सो हॉबी, अगर आप अपना टाइम इसमें स्पेंड कर रहे हैं डेली 40-45 मिनट्स, तो ये हॉबी आप बोल सकती हैं इसको हॉबी। उसी के अराउंड उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछा था कि कैसी एक्सरसाइजेस करते हैं आप, एरोबिक एनारोबिक में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है,
फिर अगर आप कुछ टाइम बाद एक्सरसाइज करते हैं तो दर्द होने लगता है हाथ पैर में, कोई कंपाउंड डिपॉजिट हो जाता है, उस कंपाउंड का नाम बताइए। इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं थी मैं क्या बोलूं। मुझे एक्चुअली आइडिया था थोड़ा, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आई एम नॉट श्योर बट कैन आई टेक अ गेस। तो उन्होंने अलाउ किया था कि आप गेस कर सकती हैं। मैंने लैक्टिक एसिड बोला, उन्होंने कहा सही आंसर है। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आने जरूरी है इंटरव्यू में। अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं उससे हम कितना फॉरेक्स रिजर्व बचा पा रहे हैं ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस, तो उसमें मुझे आइडिया नहीं था। तो उन्होंने कहा आप गेस ले सकती हैं। फिर भी मैंने रिफ्यूज कर दिया कि सर ये मैं बिल्कुल ब्लाइंड गेस होगा, मैं इसमें गेस नहीं ले सकती हूँ, मैं शायद 100 बिलियन बोल दूं या कुछ बोल दूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसमें मैंने बोल दिया सर आई एम नॉट श्योर, आई विल रीड अबाउट इट। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि बिहार की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताइए। वो मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, मुझे आइडिया था कि क्या बोलना है। और एक मेंबर ने पूछा था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था कि आपको 3 ऑप्शंस दे रहे हैं, आपको उसको प्रायोरिटाइज करना है, पब्लिक सर्विस, पावर एंड प्रेस्टीज, आप क्यों बीपीएससी में जाना चाहती हैं। तो ये मैंने शुरू में थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश की इस क्वेश्चन को, बोल करके सर ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। बट सारे मेंबर्स का था कि नहीं आपको इसको प्रेफरेंस में डालना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला सर फर्स्ट भी पब्लिक सर्विस, सेकंड भी पब्लिक सर्विस और थर्ड भी पब्लिक सर्विस। तो उन्होंने कहा कि आपने ट्रिकी क्वेश्चन का बहुत ट्रिकी आंसर दिया है, आपको एग्जैक्टली बताना है कैसे आप प्रायोरिटाइज करेंगे। तो मैंने सेकंड पे प्रेस्टीज बोला था, थर्ड पे पावर बोला था। तो दे सेड कि जब प्रेस्टीज है तो आपको हिचकिचा क्यों रही है बोलने में, सबको पता है कि प्रेस्टीज आता है तो आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए बोलने में। उसके अलावा मेरे से डीमोनेटाइजेशन पे पूछा था क्वेश्चन, कौन करता है, क्या होता है, पहले कभी किया गया या नहीं, आप क्यों आना चाहती हैं बिहार पब्लिक सर्विस में। ये कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। मेरा 20 से 25 मिनट इंटरव्यू चला था। इंटरव्यू एवरेज हुआ तो मेरा, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे, बैलेंस इंटरव्यू था। आपके सपनों का बिहार कैसा होना चाहिए? अ, जी कुछ की एरियाज हैं जहां पर मुझे लगता है बिहार को काम करने की जरूरत है। फर्स्ट बिंग विमेन लिटरेसी, मुझे एक ऐसा बिहार दिखता है आगे जहां विमेन लिटरेसी में भी हम मैच कर पाए 90-99%। अभी हम बहुत पीछे हैं विमेन लिटरेसी को, या फिर ओवरऑल लिटरेसी की भी बात करें तो हम थोड़ा पीछे हैं, वहां इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे सपनों का बिहार जो है वो एक लिटरेट बिहार हो, फुली लिटरेट बिहार। और जो विमेन एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहती जी, विमेन एस्पिरेंट्स को के लिए ये और चैलेंजिंग होता है क्योंकि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उन पे प्रेशर आता है, चाहे वो शादी का प्रेशर हो या फैमिली का प्रेशर हो, फैमिली आगे बढ़ाने का प्रेशर हो। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तब वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगी। और उनके, मैं सारे विमेन एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि आप अपनी बच्चे को पढ़ाएं, उनकी पढ़ाई पूरी होने दें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, और इक्वल ट्रीटमेंट दें अपने लड़कों और लड़कियों को। बहुत बहुमूल्य सुझाव हैं आपके। आखिरी सवाल, आपकी लाइफ का एम क्या है? जी मेरी लाइफ का एम है कि मैं बिहार में रहूं और बिहार के डेवलपमेंट में अपना छोटा कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू सो मच देव।